अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम मेहरबान। कैसे हैं जी आप सब खैरियत से? अच्छा, माय नेम इज़ शहीर मिर्ज़ा और मैं बेसिकली एक कंसल्टेंट हूँ फॉर टैक्स एंड कॉर्पोरेट एंड ऑलमोस्ट फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 11 टू 12 इयर्स मैं ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रॉम माय ओन फर्म। एकेडमिकली मेरा जो बैकग्राउंड है मैंने एलएलबी भी किया हुआ है, पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंसी भी मेरे पास है। आई हैव डन बीकॉम एज़ वेल। आईटीपी का लाइसेंस भी है। सो बेसिकली लास्ट 11 टू 12 ईयर से मैं इसी फील्ड में फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉर्पोरेट, टैक्स, कंप्लायंसेस यही देख रहा हूँ। ठीक है जी। तो आईसीटी से मेरा जो बेसिकली रिलेशन है वो ऑलमोस्ट कोई 2 साल पुराना है और इंशाल्लाह ताला आप लोग का जो ये बैच है ये इट्स गोइंग टू बी माय 13th और 14th बैच आई गेस हियर इन आईसीटी। सो बेसिकली आज का जो एजेंडा है दैट इज़ कि आप लोग सीटीए में सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र प्रोग्राम में करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है जी। हमने इस पूरे 4 महीने के कोर्स में एग्ज़ैक्टली क्या सीखना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, किन-किन चीज़ों को हमने अपनी ट्रेनिंग का पार्ट बनाया है, वो हम आज इस सेशन में देखेंगे। अच्छा, सबसे गुज़ारिश ये है कि क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि जी बहुत ही रेलेवेंट है जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कुछ जनरल क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो प्लीज़ उसको थोड़ा-सा होल्ड कर लीजिएगा। ओरिएंटेशन के एंड में मैं आपको पूरा फ्लोर दूँगा कि आपने जो भी क्वेश्चन करना है, चाहे वो 1 हो या 100 हो, आप कर सकते हैं। क्लियर है जी बात? अच्छा जी। अच्छा, ये बेसिकली जो कोर्स है इसका लॉन्च होने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर आज से पहले 10-11 साल पहले की अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हमने क्या किया जी एजुकेशन कंप्लीट की, फिर एक फर्म में गए, वहाँ पर अनपेड जो है इंटर्नशिप्स की और काम सीखने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है स्पेसिफिकली जो सबकॉन्टिनेंट का जो वर्क एथिक्स और जो कल्चर है, कोई आपको 100% चीज़ तो नहीं प्लेट में रख के सजा के देता। ऐसा ही है जी? बात क्लियर है या नहीं? अब इश्यू ये बनता है कि मैंने टैक्स तो पढ़ लिया, फाइनेंस मैंने पढ़ ली, अकाउंट्स मैंने पढ़ ली। अब फाइनेंस अकाउंट्स का भी मैं नहीं समझता कि उसकी एप्लीकेशन चलें डेली बेसिस की लाइफ में भी या अगर कोई छोटा-मोटा बिज़नेस भी कर रहा है, तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको वहाँ मिल जाती है और अब जितने सॉफ्टवेयर्स हैं उससे जो ज़िंदगी आपकी आसान हो गई है। लेकिन जहाँ तक टैक्स की बात है, टैक्स को अप्लाई कैसे करना है और प्रैक्टिकली टैक्स को देखना कैसे ये चीज़ें, फाइलिंग कैसे हो रही है, वो जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप अभी भी मैं समझता हूँ कि अवेलेबल है। बहुत सारे लोग जो सीए, एसीसीए बैकग्राउंड्स या डिफरेंट अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से होंगे उन्होंने बिल्कुल एडवांस टैक्सेशन के भी पेपर्स दिए होंगे। लेकिन अगर उन्होंने कभी टैक्स में प्रैक्टिस नहीं की तो मेजॉरिटी को मैं आई एम डैम श्योर कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि उन्होंने रिटर्न में जाके कहाँ से सैलरी रिटर्न ओपन कहाँ से करना है। तो बेसिकली हमारा जो मकसद है कि यहाँ पर जो एक लॉ की नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का जो गैप है, उसको हमने फिल अप करना है। मुझे नहीं पता यहाँ पे लॉ के बैकग्राउंड से कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। टैक्स एज़ अ सब्जेक्ट कभी पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा। अकाउंटेंसी या किसी अकाउंटेंट बॉडी के जो कोई मेंबर्स यहाँ पर हैं, एसीसीए, सीए, सिमा, बीकॉम। अच्छा जी। आप लोगों ने तो कभी ना कभी कुछ टैक्स पढ़ा होगा एज़ अ सब्जेक्ट? नहीं पढ़ा। अच्छा, बहरहाल तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए कि प्रैक्टिकल इस वक़्त सिनेरियो क्या चल रहा है, रिटर्न्स कैसे फ़ाइल हो रहे हैं, कंप्लायंसेस कैसे की जा रही हैं, कैसे करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। अच्छा, अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि अगर हम सिर्फ़ प्रैक्टिकल पे फ़ोकस करेंगे, तो जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने कभी टैक्स एज़ अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो उनका क्या होगा? तो ये बेसिकली जो हमारा कोर्स है, ये बेसिक से लेके एडवांस तक हम इसको लेकर जाएँगे
मुझे पता है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहुत सारी चीज़ें आती होंगी जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन आप सबको क्या करना होगा, थोड़ा सा हौसला करना होगा जिन लोगों की चीज़ आती है, ताकि हम उस कोर्स को बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर जा सकें, ताकि जितने भी लोग हैं वो उसको कैच कर लें। तो एक तरफ हम लॉ को देखेंगे एंड ऑन द अदर हैंड हम लोग क्या देखेंगे जी, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि जी सैलरी की कुछ प्रोविजंस हैं, सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 14 तक सैलरी के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। अब ठीक है लिखी हुई हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली आपने करना कैसे। और जैसे ही जब हम अपना सैलरी का चैप्टर क्लोज करेंगे तो फौरन हम क्या करेंगे, सैलरी का रिटर्न फाइल करना सीख लेंगे। इसी तरीके से जब हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो प्रॉपर्टी की कुछ प्रोविजन है सेक्शन 15 से लेके 16-17 तक, वो देखने के बाद हम फॉरेन प्रॉपर्टी की कैलकुलेशंस और प्रॉपर्टी की कंप्लाइंस के ऊपर आ जाएंगे कि आपने रिटर्न में कैसे उसकी फीडिंग या फाइलिंग करनी है। इसी तरीके से डिफरेंट जितनी भी चीज़ें जैसे जैसे हम लॉ कवर करते जाएंगे वैसे वैसे हम उसका जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है जी, सिर्फ मैं नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, वो आप भी करेंगे। अब वो कैसे करेंगे जी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ जी कि मैं सैलरी रिटर्न आपको फाइल करके बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट डे मैं आपको यही बोलूँगा, मैं आपको एक पूरा एक डिटेल जो है क्वेश्चन दूंगा सिनेरियो बेस्ड, और उस पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने अपने लैपटॉप्स लेकर आएँ, आईडी पासवर्ड्स लॉगिन करें एंड देन उसको जो है क्या करें जी, सिर्फ ड्राफ्ट में उसकी फीडिंग वगैरह करें, सबमिट नहीं कीजिएगा। फाइल करेंगे तो मसला बनेगा। ठीक है जी, तो सिर्फ प्रैक्टिस की गर्ज के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो चीज़ मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट डे या उसी सेम टाइम क्लास के अंदर उसको परफॉर्म आप लोग खुद भी कर रहे होंगे। क्लियर होगी जी बात। अच्छा, अब अच्छा जी, जो लोग लेट आए अगर उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखनी है तो प्लीज़ आप एक और भी ले लें, मैं विद इन 2-3 मिनट से इसको घर हटा देता हूँ। चलें जी आगे। अच्छा, आईसीटी बेसिकली 2022 में हम लोगों ने या 21 में जो है स्टार्ट किया था, और 21 में ना सिर्फ ये फिजिकल क्लासेस नहीं थी हमारे पास, जस्ट हम ऑनलाइन जो है लेक्चर्स लोगों को प्रोवाइड करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला ने आज इतनी इज्जत दी है कि हम इस वक्त पाकिस्तान की 3 बड़ी सिटीज़ में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में, कराची में एंड लाहौर में। ठीक है जी, और इसके साथ साथ हम बेसिकली सिर्फ पाकिस्तान टैक्सेशन ही नहीं, यूएसए टैक्सेशन के कोर्सेज भी करवा रहे हैं, यूएई की भी करवा रहे हैं, सऊदी टैक्सेशन भी करवा रहे हैं, कनाडा के टैक्स भी करवा रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में जो डिफरेंट कंप्लाइंसेज है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूं, अगर कोई बंदा कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है या ऐसे रोल में अभी एग्जिस्टिंग वो है कि इसको कंपनी सेक्रेटरी के काम करने पड़ रहे हैं, उसका कोर्स हमारे पास है। आईपीओ लॉज हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, वो कैसे फाइल होते हैं या उनकी लिटिगेशन कैसे होती है उसका एक सेपरेट कोर्स है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक कोर्स है, एडवांस लिटिगेशन का एक कोर्स है, टैक्स लिटिगेशन का, और हमारे पास इसके अलावा फाइनेंस के डिफरेंट कोर्सेज हैं। ठीक है जी, जिन लोगों का बिल्कुल कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है और अगर वो बेसिक से लेके नियर टू एडवांस अकाउंटिंग अगर सीखना चाहते हैं तो उसके भी कोर्सेज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, क्लियर है जी बात। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हमने बेसिकली करना क्या है। ये जो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का जो प्रोग्राम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 कॉर्पोरेट, नंबर 2 इनकम टैक्स, नंबर 3 सेल्स टैक्स, एंड नंबर 4 इज ट्रेडमार्क फाइलिंग। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4 चीजों में डिवाइड है, कॉर्पोरेट, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड ट्रेडमार्क। कॉर्पोरेट में क्या सीखेंगे जी, कि आपने बिजनेस कैसे रजिस्टर करना है। अगर मैं प्रोप्राइटर की बात करूं कि आपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या फर्म कैसे रजिस्टर करनी है, किन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर करनी है, रजिस्ट्रेशन होगी कैसे, वो हम इसमें देखेंगे।
पार्टनरशिप की बात करूं तो हमारे पास इस वक्त पार्टनरशिप के दो लेजिस्लेशन अवेलेबल हैं, दो कानून हैं। एक पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके तहत रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017, उसके तहत आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। दोनों के रेगुलेटर डिफरेंट है, दोनों की कंप्लाइंसेस डिफरेंट है, वो सारी हम इस कॉर्पोरेट लॉ में देखेंगे। थर्ड वन इज कंपनी, कि हमने कंपनी फॉर्म कैसे करनी है विद एससीसीपी। चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो सिंगल मेंबर कंपनी हो, हमने वो वहां पर देखना है कि आपने एससीसीपी में कंपनी कैसे फॉर्म करनी है और उसकी कंप्लाइंसेस क्या क्या होती है। चाहे वो एनुअल कंप्लाइंसेस हो, चाहे वो बाय एनुअल कंप्लाइंसेस हो, या इवेंट बेस्ड फाइलिंग्स हो, वो सारी हम इंशाल्लाह ताला कॉर्पोरेट लॉ के पार्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है जी, क्लियर। नंबर टू, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमारे पास जो कानून है दैट इज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उसमें हम क्या करेंगे जी, बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे इनकम टैक्स के, वो हमने कवर करने। अब बेसिक से लेके एडवांस तक की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि जी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में टैक्स ईयर पढ़ना है, रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है, ठीक है, कुछ एक दो डेफिनेशंस और है वो हमने देखनी है। फिर हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम देखने हैं, राइट। सैलरी की फाइलिंग आपने कैसे करनी है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, प्रॉपर्टी की कैसे करनी है, बिजनेस की कैसे करनी है, गेन्स की कैसे करनी है, अदर सोर्सेज की कैसे करनी है, वो सारी पांचों चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, उनका लॉ और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसके साथ साथ हमने क्या देखना है जी, ये जितने भी मैं आपको पांचों हेड्स बता रहा हूँ, इन सब के सेपरेटली हम लोग रिटर्न भी फाइल की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है जी बात। अच्छा, अब रिटर्न तो फाइल कर दिया, अब चांसेस हैं कि जी आपको वहां से कोई नोटिस रिसीव हो। अब कितने नोटिस आपको रिसीव हो सकते हैं, कौन सा नोटिस क्या बात कर रहा है, कौन कौन से सेक्शन उसको डील कर रहे हैं, उसकी रिप्लाई कैसे करना है, उसकी कंप्लाइंस कैसे करनी है, वो हम इसमें देखेंगे। क्लियर है जी बात। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर गलती से आपका रिफंड एफबीआर के पास आ गया और आपने वो रिफंड एफबीआर से लेना है, तो वो आपने एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रोविजंस क्या है, वो हम वहाँ पर देखेंगे। ठीक है जी। फिर इसमें बहुत सारी जो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हमने कैसे फाइल करनी है। विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स कभी सुना है, देखा है, कुछ किया है काम। तो यस, 165 की स्टेटमेंट। तो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हम देखेंगे कि आपने यहाँ पर विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स कैसे फाइल करनी है, क्योंकि जो टैक्स अकाउंटेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा जो सर दर्द है वो यही है कि हमने किस ट्रांजैक्शन पे कितना टैक्स डिडक्ट करना है और उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। ये टैक्स अकाउंटेंट के दो मेन काम है, जो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे और आपसे भी करवाएंगे कि आपने स्टेटमेंट कैसे फाइल करनी है। क्लियर होगी जी बात। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे जी सेल्स टैक्स पे। सेल्स टैक्स हमारे पास एक है जी फेडरल सेल्स टैक्स, जिसे हम जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं। एक हमारे पास 18 अमेंडमेंट के बाद हर प्रोविंसेस के जो सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स चार्ज हो रहे हैं वो सेपरेट है। सिंध में इस वक्त राइट नाउ एसआरबी है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है। बलूचिस्तान में बीआरए है एंड खैबर पख्तूनख्वा में केपीआर है। तो हम बेसिकली यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले तो जीएसटी है क्या, वो फाइल कैसे करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंटरेस्टिंग है, वो आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। उसकी साथ साथ हमने जीएसटी की फाइलिंग कैसे करनी है पोर्टल पे, वो एक बहुत बड़ा मसला है। आजकल उसके अपडेटेड लॉज क्या हैं, एसआरओज कौन कौन से इस वक्त अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह ताला जीएसटी में देखनी है। और उसके साथ साथ एसआरबी, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, हम कैसे फाइल करेंगे वो हमने देखना है। आप सब लोग, आई एम श्योर कि आप लोग रेस्टोरेंट खाना खाने गए होंगे, तो वहाँ पर जब आप खाना खाने के जब बिल पे करते हैं तो उस पर 15% आपसे चार्ज कर दें, दैट इज एसआरबी, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। इसी तरीके से बहुत सारी सर्विसेज के ऊपर एसआरबी चार्ज हो रहा होता है। उसकी फाइलिंग आपने कैसे करनी है, क्या रेट्स हैं, कैसे जमा कराना है, रिटर्न कैसे फाइल होगा, वो भी हम इंशाल्लाह ताला इसमें देखेंगे। क्लियर है जी बात। अच्छा, अब लास्ट में जो मैंने आपसे बात की थी ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में फॉल करता है। हमारे पास बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरा एक ब्रांड नेम है, कोई बंदा इसको कॉपी ना कर ले, कोई इसको इस प्रोडक्ट या मेरी अगर कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की रेप्लिका बना के मार्केट में सेल करना ना शुरू कर दे। ठीक है, तो उसके लिए हर कंट्री के अंदर कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज होते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी हैं। तो पाकिस्तान में जो आईपीओ लॉज है उसके अंदर ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है, कॉपीराइट है, पेटेंट्स के डिजाइन के लिए है, जीआई के लिए है। तो यहाँ पर हमारा मकसद उस पूरे आईपीओ को कवर करना नहीं है। जब एज अ कंसल्टेंट आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और अगर कोई बंदा फुल फ्लेजेड काम आपसे करवा रहा है,
आपसे कह रहा है कि जी आप कंपनी फॉर्म कर दें, आप मेरे टैक्स के मैटर्स देख लें, कंप्लाइंस देख लें, तो होता क्या है, मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे यही कहता है जी मैंने अपना ट्रेडमार्क भी फाइल करवाना है। तो बेसिकली हमने इस कोर्स में ये एक क्लास इसमें भी अटैच कर दी है कि ताकि आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि अगर आपके पास अगर आपको कोई बंदा बोले कि जी मुझे टीएम फाइल करना है, तो आपने वो फाइल कैसे करना है वो आपको पता लग जाए। ठीक है जी। तो ये है बेसिकली। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक एक चीज़ क्या है, बेसिक अकाउंटिंग। जब हम इंशाल्लाह ताला इनकम टैक्स ओपन करेंगे और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक जो है एक क्लास में आपको बेसिक अकाउंटिंग का ओवरव्यू दे दूंगा, ताकि लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े से फ्रेश हो जाएं, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस जितनी भी है वो अकाउंटिंग पे डिपेंड करती है। अकाउंट्स थोड़ी सी अगर आपकी प्लस माइनस या डेबिट क्रेडिट अगर आपको पता होगा, अगर आपको 5 हेड्स पता होंगे तो इजीली आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अदरवाइज टेक्स्ट को थोड़ा सा समझना मुश्किल है, जो अगर आपने अकाउंटिंग सही से नहीं समझी तो। मैं नहीं कह रहा कि आप एडवांस अकाउंटिंग समझ लें, बेसिक आपको पता होना ज़रूरी है। वो बेसिक्स जब आपको पता होंगी तो इंशाल्लाह ताला आप रिटर्न उसका फाइल कर लेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि एक कंपनी आपके पास आती है और कंपनी कहती है कि जी आपने हमारा रिटर्न फाइल करना है। तो कंपनी के लिए आप रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो क्या मांगेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स नहीं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंट्स जो वो प्रिपेयर करते हैं अपने बुक्स क्लोज होने के बाद, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपके हाथ में वो रखेंगे और आप जब उसको देखना शुरू करेंगे तो वहाँ सारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यूज होंगी। तब आप क्या समझेंगे, कैसे बढ़ेंगे, क्या इन्होंने लिखा है और क्या ये कह रहे हैं। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने के लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला इनकम फ्रॉम बिजनेस से इसको कवर करेंगे, ताकि आपको वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं और आप जब भी किसी के अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स आपके सामने आए, तो आप उनका रिटर्न फाइल कर सकें। क्लियर हो रही जी बात? अच्छा जी। अब ये टोटल सेशंस हैं कितने जी? कॉर्पोरेट में ऑलमोस्ट आपके 5 to 6 या मैक्सिमम 7 सेशंस आपके इस पे जो है हो जाएंगे। और इनकम टैक्स पे ऑलमोस्ट 17 to 18 19 सेशंस, एंड सेल्स टैक्स पे ऑलमोस्ट 6 to 7 सेशंस, और ट्रेडमार्क पे अराउंड आप समझ लें कि जी एक एक आध सेशन जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो हमारा सेशंस जो क्लोज होते हैं वो 32 से 35 के दरमियान ही कहीं जाके ये कोर्स पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है जी। एज पर द इनिशियल कमिटमेंट जो भी आपसे स्टाफ ने की होगी वो यही होगी कि जी हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी एंड 1.5 आवर की ईच एक क्लास होगी फॉर सैटरडे एंड संडे। ऐसे ही है। सैटरडे फॉर 6:30 और 7? 6:30। एंड संडे 6:30। चले मैं भी इस पे बात करता हूँ आपसे, वो देख लेते हैं क्या करना है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक जो है वो बता दी हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कोर्स के हवाले से, टॉपिक? जी जी सर। बेसिक को मैंने इनकम टैक्स में इंक्लूड कर दिया क्योंकि वो ज़रूरी है इसके अंदर पढ़ना, इसको सेपरेटली मैंने नहीं किया इसमें। नहीं सर, एंटायर डिफरेंट थिंग। सर वो बेसिकली कुछ है ही नहीं, वो इसके अंदर ऐसे कुछ है ही नहीं। आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म फिलअप करना होता है ना, नॉर्मली जब आप कहीं जाते हैं आपने फॉर्म फिलअप करना है, उसी तरीके से आपने कुछ फॉर्म्स वहाँ पे फिलअप करने हैं, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना। सब हो जाएंगी सर, no issue। अगर नहीं भी होती तो इसमें कोई मसला, ये मत सोचिएगा कि हमने 34 या 32 क्लासेस में सीडीए को बंद कर देना है, खत्म। ऐसा नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ बैचेस ऐसे हैं जो 5-5 महीने भी चले। इवन लास्ट ईयर के एक बैच तो 6 महीने भी चला है। कुछ मसला हो गया था जिसकी वजह से वो हमने दोबारा से उसको रिवाइज स्टार्टिंग से मैंने करवाई है, और तकरीबन 6 महीने बाद वो बैच क्लोज हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना जल्दी ग्रैब कर रहे हैं, कैच कितना जल्दी कर रहे हैं। वो पहली 1-2 क्लासेस के अंदर मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा, ताकि फिर मैं उस हिसाब से अपना पेस सेटल कर लूँगा और फिर उस हिसाब से हम चीज़ों को जो है लेकर चलेंगे। हाँ, अगर आप थोड़ा सा स्लो चीज़ें आप लोग को डाइजेस्ट हुई तो फिर हम मुझे भी स्लो चलना पड़ेगा, और क्लासेस जो हैं वो 34 के बजाय 38 भी हो सकती हैं। क्लियर होगी जी बात? तो इसमें आप मुझे थोड़ा बहुत वैट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्या? सर वैट की बात करें?
जी हाँ, थोड़ा बहुत तो टचअप तो मिल जाएगा ना वैट के हवाले से, वैट क्या और चीज़ सेल्स है? टैक्स तो पूरा है ही वैट पे सर। अगर आपने वैट नहीं समझा जीएसटी में तो फिर तो सेल्स टैक्स आप समझ ही नहीं सकते। तो वैट तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स टैक्स का। ओके, तो वैट ये तो यूएई का है ना वैट तो? नहीं 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 सर, बेसिकली वैट जो है ना यूके का है। यूई में भी अप्लाई होता है। वैट बेसिकली समझ लें कि एक मैकेनिज्म है टैक्स कैलकुलेशन का। ठीक है, ये किसी स्पेशल टैक्स का नाम नहीं है। ये एक मैकेनिज्म है। हमारा जो सेल्स टैक्स है वो भी वैट के मैकेनिज्म के ऊपर चलता है। वो वैट का बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, वो समझाना बहुत जरूरी है। उसके बगैर तो जीएसटी आप समझ ही नहीं सकते। बेसिकली वैट के जो ये एब्रीविएशन है, बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स की है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कोई 100 रुपये की चीज़ ली और मैंने उस पर फर्दर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया, और वो चीज़ अब मैं मुझे 110 रुपये की कॉस्ट मिला के बढ़ गई है, और अब वो चीज़ मैं बेच रहा हूँ किसी को 150 में। सर मैंने ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ की तो वैल्यू ऐड की ना। अब इस वैल्यू के ऊपर हमने टैक्स कैसे चार्ज करना है, कैसे कैलकुलेशंस होती है, वो हमने इंशाल्लाह जीएसटी में देखेंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं कि यूके का वैट या यूई का वैट, तो वो इसमें नहीं है सर। ये सोनली जो है पाकिस्तान टैक्सेशन की बात की जा रही है। क्लियर है जी बात? अच्छा जी। ये भी सब बातें वही हैं जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब करना क्या है इसको करने के बाद? अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे मुझे थोड़ा सा अगर कुछ आइडिया हो जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर। सर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? मैं भी बिजनेस हम्म। करता हूँ। मैं उसकी जितनी भी परचेजिंग है हम्म। पेमेंट तो पूरा मैं देखता हूँ। तो उसमें पाकिस्तान में तो बिजनेसमैन का तो सर दर्द है टैक्स। क्योंकि माजर के साथ बिजनेसमैन को भरोसा नहीं होता अपने कंसल्टेंट पे। ठीक है। वो चाहते हैं कि जी कंसल्टेंट जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ जो यहाँ पे बिजनेस पर्सनस हैं, आप खुद कंप्लाइंस करें ना करें, एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग तो होना कि टैक्स सिस्टम है क्या। वो बहुत ज़रूरी है। तो एक मेजॉरिटी चंक हमारे पास हमारे इन कोर्सेज के अंदर बिजनेस वाले लोग काफ़ी बैठे हुए होते हैं। इवन मैन्युफैक्चरिंग साइड से भी हमारे पास लोग बैठे हैं जिनकी फैक्ट्रीज हैं कि यार ये टैक्स है क्या, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। इवन तो कंप्लाइंसेस उनके कंसल्टेंट ही कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की पर्पज़ के लिए वो यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल, तो बिजनेसमैन के लिए तो ज़रूरी है सर। अच्छा, आप साथ में? ठीक है जी सर। जी। सॉरी, इनकम समझा नहीं आपकी बात। अच्छा, इनकम बढ़ानी है। सबसे ईमानदारी से जो जवाब दिया है ना वो इन्होंने दिया कि मैंने इनकम बढ़ा। सर इनकम कैसे बढ़ाएंगे, क्या प्लान है आपके पास? हम्म। वही 2,000 3,000 में फाइल करना है? अच्छा, 50,000 तक भी करेंगे? हेलो, अस्सलाम हम वालेकुम। मैं मैडम पूछ डिपेंड सकता करता हूँ? है ऑन ऑन द केस। डिपेंड करता है ऑन द केस। हमारे पास भी कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ रिटर्न्स के हम लाख रुपए भी चार्ज कर रहे होते हैं, कुछ के 10 भी कर रहे होते हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन द केस जी। सर, अच्छा, आप प्रोफेशनल एक्चुअली बैठी है ना, आप जिस सीट पे बैठी हैं, मसला वहाँ ये है कि वहां पर जो बंदा आपके पास है वो कहता है बस मेरा काम हो जाए फौरन। उसको उस वक्त ये कंसर्न नहीं होता कि मेरे रिटर्न के अंदर प्लस माइनस क्या हो रहा है। तो वहां अगर आप 5,000 रुपये ले रही हैं मैडम, वो भी आपके लिए प्लस है। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, वो बैंकर्स भी जितने जो ब्रांच बैंकिंग कर रहे हैं स्पेसिफिकली, सुबह से लेकर शाम तक पब्लिक डीलिंग है, और वहाँ पर लोग आते हैं जी एंटी इन्फॉर्मेशन के लिए और रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बैंकर्स भी हैं जो यहाँ पर आए, खुद सीख के गए, ताकि हम लोगों की फाइल खुद कर सकें। तो वो बिल्कुल डिपेंड करता है। और कोई ऐसा बंदा जिसका कोई बिल्कुल यूनिक ऑब्जेक्टिव हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट्स के लिए तो मैं समझता हूँ इस वक्त तो मैं आप लोग के लिए तो बहुत बड़ा गैप अवेलेबल है। देखिए, टैक्स के जो है ना, दो एंगल्स हैं। एक है टैक्स प्रिपरेशन एंड फाइलिंग, एक है टैक्स लिटिगेशन। ठीक है जी। तो लॉयर्स जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि आपने करना क्या है कि आप 1 साल 1.5 साल टैक्स प्रिपरेशन फाइलिंग पे तवज्जो दें। उसके बाद मूव कर जाएं लिटिगेशन की तरफ। आप लोग का फ्यूचर वही है। अकाउंटेंट्स के लिए या आईटीपीस के लिए ये फील्ड रहने दें प्रिपरेशन, लेकिन जो लॉयर्स हैं
उनके लिए सबसे बेस्ट जो पार्ट है दैट इज लिटिगेशन। लिटिगेशन का क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, आप जहाँ 100 रिटर्न्स करके एक केस आप एक अमाउंट एक्यूमुलेट करेंगी, वहाँ हो सकता है कि आपको 2 क्लाइंट्स ऐसे बड़े मिल गए कि आप सारे पैसे वहीं से कवर कर लेंगे। एग्जैक्टली, एफबीआर को आप रिप्रेजेंट करती होंगी, ऐसा ही है ना? तो गलत बंदों को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप। ठीक है जी। तो जो है, अगर आप उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं या अगर आपका इसमें एक्सपर्टीज है, तो मैं कहता हूँ लॉयर्स के लिए तो लिटिगेशन ही सबसे बेस्ट है। फाइलिंग में अपने आप को प्लीज़ मत खौर कीजिएगा। लॉयर्स के लिए बात करूँ, क्योंकि आपके पास एक चीज़ है, लाइसेंस है आपके पास हाई कोर्ट का, आप उसको यूटिलाइज करें। और इस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट में बहुत कम लॉयर्स हैं जिनको टैक्स लिटिगेशन का काम आता है। और इसका अंदाज चले, मैं आपको इसका और आइडिया ये दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एफबीआर ने ऑर्डर पास कर दिया मेरे अगेंस्ट, और वो जी ऑर्डर पास कर दिया लेट सपोज 2 करोड़ रुपए का, और अब वो हाई कोर्ट के में ही जाके वापस आएगी या रिमांड बैक होगी या उसके ऊपर कोई मेरी उसमें फेवर में फैसला आएगा, तो मैं आज की डेट में आपको बता रहा हूँ, जो वकील हजरात जिनको काम आता है वो कम से कम इस 2 करोड़ का 10% चार्ज करें। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपने सही तरीके से कोर्स समझ लिया, थोड़ी सी 1-1.5 साल की मेहनत कर ली फाइलिंग के हवाले से, और डिपार्टमेंट्स आना जाना अगर थोड़ा आपका रहता है, तो वो आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, वो बहुत अच्छा आपका एक रेवेन्यू जो है जनरेट हो सकता है। क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्लाइंट वही जाता है जिसके पास पीछे पैसा है। ठीक है। छोटा बंदा यही कहता है कि यार आप ऑफिसर के लेवल तक ही ये काम करके मुझे खत्म करा दें। जिन्होंने केस लंबा फाइट करना होता है, जो उसको देखें, वो एक लेवल पर जाकर होता है ना। लेकिन अगर किसी ने अगर 2 करोड़ रुपए की अगर आपसे डिमांड की है, तो वो क्लाइंट ये चाह रहा होता है कि मैं हाई कोर्ट में जाके इसको कहीं ना कहीं स्क्वीज करा लूँ, होगा कॉम्प्रोमाइज, नो इशू। लेकिन वो 2 करोड़ को नीचे 50 लाख पे तो लेकर आएगा ना, कुछ फाइट तो करेगा केस को, देन फिर कॉम्प्रोमाइज में आएंगे। तो ये सिनेरियो है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब करना क्या है? पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया आपके सामने, या तो टैक्स प्रिपेयर बन जाए या टैक्स लिटिगेटर बन जाए, इट्स अप टू यू। क्लियर है जी बात? नंबर 2, जैसे सर ने कहा कि जी मेरा अपना बिजनेस है, तो मुझे अपनी कंप्लाइंसेस या टैक्स के मैटर्स को देखना है, तो उसके लिए आप अपने बिजनेस की कंप्लाइंसेस को देख सकते हैं जी। थर्ड वन इज, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, हो सकते हैं यहाँ पर भी बैठे हो, जिन्हें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि व्हाट इज टैक्स सिस्टम क्या है बेसिकली। क्लियर है जी बात? ये 3 चीजें जो है ना बेसिकली यहाँ पर है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, कौन कौन से लोग यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं किसी कंपनी के। एक, सर आप तो सीख लें सर, आप सीख लें तो आपको फाइनेंस के साथ टैक्स भी मिल जाएगा। मेरे पास लास्ट 2 बैचेस के अंदर 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो सिर्फ अकाउंटिंग कर रहे थे, टैक्स उनको थोड़ा बहुत नॉलेज थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये जब यहाँ से करके गए, तो उनके कुछ इंटरव्यूज़ थे, कुछ किसी के मैन्युफैक्चरिंग में इंटरव्यू था, किसी का कहाँ था, तो वो इंटरव्यू से मेरे पास आए थे फॉर द प्रिपरेशन। तो मैंने उनको बताया था कि जी ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सारों ने क्रैक किया इंटरव्यू, और आज वो जो है वहाँ पर जो है अच्छी एक सीट पे बैठे हुए हैं। क्योंकि अकाउंटेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको दोबारा बताया कि जब वो कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर टैक्स कितना अप्लाई। और आप लीडिंग पोजीशन पे तभी बैठ सकते हैं जब आपको 360 सारा काम आता है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो टैक्स से या कंप्लाइंस कॉर्पोरेट की कंप्लाइंस से रिलेटेड। ये 4-5 काम अगर एक बंदे को आते हैं, तो ईजिली किसी कंपनी में आराम से बैठ के जो है वो सैलरी अर्न कर सकता है, और डिपेंड करता है कि वो किस सेक्टर में है। ठीक है जी। अच्छा, मुबशिर साहब आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़? जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मुबशिर मुझे साहब, जी जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मुझे असल में 3 से 4 चीज़ों में इश्यूज हैं, तो मैंने इसलिए ये कोर्स ज्वाइन किया। एक तो ये कि मैं खुद हाई कोर्ट का वकील हूँ, ठीक है। जी जी। कराची हाई कोर्ट में होता हूँ। हम्म अब मेन चीज़ एक और ये है कि एक तो मैंने अपना बिजनेस ओपन करना है, ठीक है। मैं वैसे ऑनलाइन कर भी चुका हूँ, ठीक है। और मैंने अभी बिजनेस एक ओपन करना है, तो उसका इशू है कि मैं हाई कोर्ट का वकील भी हूँ, मैंने अपना बिजनेस भी ओपन करना है। इसके अलावा मेरा भाई पाकिस्तान से बाहर है, उसने एक सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान में ओपन कर रहा है, तो मैंने उसको हम्म कैसे हैंडल करना है, उसकी पेमेंट्स को, उसकी पेमेंट अपने अकाउंट में मंगवाऊँ, तो उसका अलग बिजनेस होगा, मेरा ऑनलाइन अलग बिजनेस है, ठीक है। मेरी कोई हम्म वेबसाइट है पाकिस्तान से बाहर मैंने कुछ सप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, हम्म
अब ये 3-4 चीज़ हैं जो सारी मेरे अकाउंट्स में हैंडल्स होंगी, जो तो मुझे कितने इश्यूज हैं और मैं अपना कौन सा अकाउंट खोलूं। एक तो ये है मैं अपना कौन सा अकाउंट खोलूं, इसके अलावा क्या कहते हैं, मेरे अकाउंट में जो पेमेंट आएगी वो हो सकता है एक महीने में जो है वो 3-4 ट्रांजैक्शन हो और 10 लाख तक पहुंच जाए। तो मुझे क्या इश्यूज हैं, क्या मैं हर ट्रांजैक्शन के लिए जो वो मुझे सैलरी देगा उसके लिए मैं अलग अपना अकाउंट ओपन करूं, मुझे जो सामान जो चीज़ों के लिए सेटअप के लिए पेमेंट करेगा उसका अलग हो, क्या पता एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी मेरे अकाउंट में डाले। ये एक बड़ा सेटअप है, जो बाहर से अमाउंट आएगा ट्रांजैक्शन होगी उसके क्या इश्यूज हैं, देखिए तो मुबशिर उसके साहब, ऊपर अगर टैक्स तो है कि नहीं। अगर अगर फ्रीलांसिंग भी आ रही अगर है इसके तो अंदर, मैं 4-5 आपकी बात चीज़ें आ रही समझ रहा हूँ। मेरे उसमें डोमेन में। जी जी। देखिए, अगर तो आप ये करना चाह रहे हैं कि जी सारा काम आपने करना है, तो ये जितने भी आपके सवाल हैं ये 4 महीने में क्लियर हो जाएंगे। सही। अगर आप समझते हैं कि जी मुझे इस पे जो है एकदम सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए, तो आई वुड हाँ सजेस्ट कि आप किसी कंसल्टेंट के से रब्ता करें। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने खुद ही अपने से सारा ये मैंने प्रोसेस खुद। करना है, चीज़ों को देखना है, तो फिर आपको हाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ये जितनी भी आपने क्यूरीज बोली हैं ये बहुत माइनर क्यूरीज हैं, ये इंशाल्लाह ताला सही। इसी कोर्स के अंदर आपकी जो है वो रिजॉल्व हो अच्छा जाएंगी। अच्छा, लेकिन मुझे 1 से 2 चीजें हैं जो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, उसको मुझे आप शॉर्ट सा आंसर है, लंबा चौड़ा आंसर जी वो जी सिखाने वाली चीजें नहीं है। एक तो ये चीज जी। है कि जैसे मेरे अकाउंट में अभी इस एक महीने के अंदर समझ लें मेरे 2 ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट में हुई, 2 से 3, मेरा ख्याल है कि 7 या 8 लाख बने हैं, ठीक है, जो मेरे अकाउंट में हम्म। आए यूके से। अब मुझे एक पीटीसीएल नंबर से कॉल आती है और वो एक ऑटो रिकॉर्डेड कॉल थी कि आपको एफबीआर का नुमाइंदा राब्ता करेगा। अभी तक तो राब्ता किया नहीं है, लेकिन मेरा जाती अकाउंट यूज हो रहा है, तो अब वो मुझे क्या उसका इश्यूज हो सकते हैं। और मैं अपना फ्रीलांसर अकाउंट बनाऊं जिसमें मेरी ट्रांजैक्शन आए, मैं बाहर की अमाउंट को एज ए फ्रीलांस शो करूं, कौन सा अकाउंट ओपन करूं, फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करूं या नहीं करूं, ये मुझे थोड़ी सी चीजें बता दें, क्योंकि बाहर से अमाउंट्स आ रही हैं, मेरी सर, सैलरी भी इसके वो लिए ना भाई मुझे पे कर रहा है। इसके लिए आई हाँ वुड सजेस्ट कि आप जो है ना कल या मंडे वाले दिन मुझे फ्री होके वॉइस नोट या मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा इस बात पे। क्योंकि आपके नज़दीक क्वेश्चन छोटा है उसके, लेकिन 1 वर्ड में आंसर कर नहीं सकता हूँ। नंबर वन। सही। नंबर टू, जो आप बात करें कि जी 7 to 8 लाख रुपीज़ आपके अकाउंट में रिसीव हो रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट हाँ। नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं होता। वो हो सकता है मे बी आपको कोई फेक कॉल आई हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो इसमें इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी जो आपके हम्म। क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह ऑन मंडे आप मुझे अगर मैसेज कर दें तो मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। चलें, ऑन मंडे आप वैसे फिजिकली भी अवेलेबल होंगे तो मैं फिजिकली भी चक्कर लगा लूँ आपके पास। जी 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 सर, अगर सर मैसेज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 30 सितंबर इज़ द लास्ट डेट और मैं दिन के समझें कि राउंड द क्लॉक काम कर रहा हूँ। तो मीटिंग में कोई सही। बंदा आता है तो बस समझें कि मैं खड़े खड़े उसको सलाम करता हूँ, खड़े खड़े अल्लाह हाफिज़। तो ये सही। मामला चल रहा है। ठीक है जी। चलें। तो चलें आई वुड सही। सजेस्ट कि आप मुझे अच्छा, एक और मैसेज ये कर कि दीजिएगा तो मैं फ्री होकर कर हमारे, दूँगा। अच्छा एक इसके अलावा हमारे जो मैं पर्सनल भी किसी के अगर टैक्स वगैरह फाइल करना चाहता हूँ या अपना जाती, क्योंकि मेरा पिछला रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, क्लीन है रिकॉर्ड, जी तो वो जी हम इस काबिल हो जाएंगे कि लास्ट डे से पहले पहले यार, हम अपना बिल्कुल हो टैक्स जाएंगे फाइल कर सकें। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस बार देखें डेट भी इंक्रीज हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि पूरे इंशाअल्लाह मुल्क में ताला। फ्लड है। और एटलीस्ट 1 महीने की एक्सटेंशन तो मिलेगी। ठीक है। और उस एक्सटेंशन पे जो है ना इंशाल्लाह ताला, जब तक हम अक्टूबर के उस मंथ टाइम तक जाते हैं, तो आप इतने तो एबल हो जाएंगे कि आप अपना रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। ठीक है। सही 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 सही। अच्छा जी, चलें। ये किसी और ने हैंड रेस किया हुआ है, एचपी उनका नाम है, आई डोंट नो एचपी नाम है, क्या नाम है। एक और साहब हैं जी, OnePlus तो सच रहे, इन्होंने तो नहीं किया होगा। अच्छा, तो बेसिकली ये 3 4 5 चीज़ें जो है ना आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, और या तो एज अ कंसल्टेंट काम कर लें, या अपनी जॉब में अपने रोल को इम्प्रूव कर लें, या अगर बिजनेसमैन है तो कंप्लाइंस खुद ही देख लें, या अगर स्टार्टअप करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए ये आपके लिए फिजिबल होगा। अच्छा जी, हम आपकी मदद किस में करेंगे? अगर कोई बंदा इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस एक्वायर करना चाह रहा है, तो उसके लिए हम आपको हेल्प कर देंगे कि आपने आईटीपी का लाइसेंस कैसे लें। आईटीपी की एक रिक्वायरमेंट है। पहले तो ये सुन लें कि किन किन लोगों को आईटीपी लाइसेंस की या टैक्स प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरत नहीं है। जो लोग एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको आईटीपी की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग आई कैप के मेंबर्स हैं, जिन्हें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग एसीसी के मेंबर्स हैं, आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। सिमा के मेंबर्स हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। आईसीएमए के मेंबर्स हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब बचा कौन जी पीछे? बीकॉम, एमबीए इन फाइनेंस, एमकॉम। तो इन लोगों के लिए क्या किया हुआ है जी, कि आप लोगों ने एक एप्लीकेशन फाइल करनी है रेलेवेंट टैक्स ऑफिस के साथ,
और वहाँ पर आपने एक इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। आपने वो इंटरव्यू पास करना है, क्लियर करना है, उसके बाद आपको जो है लाइफ टाइम के लिए ये लाइसेंस अवार्ड कर दिया जाएगा। ये इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा, अब ये बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल जो क्या चीज़ें चल रही हैं जी, हर बंदा चलता फिरता कहता है मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। तो इतनी ज़्यादा इस वक्त रिस्ट्रिक्शन या समझ लें किसी किस्म का कोई, मैं समझता हूँ कि इम्पोजिशन नहीं है एफबीआर की तरफ से कि वो बोले कि सिर्फ आईटीपी होल्डर ही ये काम करेगा। बहुत से लोग जिन्होंने काम सीखा है या किसी फर्म से काम सीख के निकले हैं तो उनकी अपनी एक अपने सर्कल में क्लाइंटेल होती है और वो उनके रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर अच्छी क्लाइंटेल लेनी है, एक अच्छे लेवल पे काम करना है और अथॉरिटी के साथ काम करना है, तो आईटीपी इज मस्ट एटलीस्ट। ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात? अच्छा, इसके बाद कोर्स के बाद क्या होगा जी? लिखा हुआ तो है यहाँ पर कि जी 6 मंथ तक के लिए असिस्टेंस आपको मिलेगी, लेकिन वो ग्रुप जब तक व्हाट्सएप है तब तक चलता रहता है। लोग क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग आंसर करते रहते हैं। 2 साल पहले के भी जो ग्रुप्स हैं वो भी अगर आज कोई क्वेश्चन कर लें तो हम उनको आंसर विद इन रीजनेबल टाइम कर देते हैं। तो आप वंस यहाँ से जब कोर्स करके निकलेंगे तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी तो वो ग्रुप में भी देख ली जाएंगी, या अगर फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर किसी को कह रहे हैं कि जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई है कि वो इन पर्सन मुझसे मिलना चाह रहा है या यहाँ पर जो भी ट्रेनर अवेलेबल है उनसे मिलना चाह रहा है, तो वो यहाँ पर भी आके एक प्रायर इन्फॉर्म करके आ जाएं और मिल भी सकते हैं। तो हमारी तरफ से किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है जी बात? अच्छा जी, ये ओरिएंटेशन सेशन था बेसिकली, और मैं जितना इस चीज़ को कवर कर सकता था, हो सकता है कुछ बीच में एक दो चीज़ रह गई हो, लेकिन आई होप आप जो क्वेश्चंस करेंगे तो उससे वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अब मैं आपको बोलता हूँ जी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ। तो सारा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कितना को करना? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कितना होगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आपने सर्जन बनना है, ठीक है, और आप जाके हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाएं या इंस्टीट्यूट के बाहर जाके खड़े हो जाएं कि जी मुझे सर्जरी करना सिखा दो, तो सर्जरी के कुछ प्री रेक्विजिट्स होंगे ना। इसी तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। प्री रेक्विजिट्स क्या है जी? कि वो जो नॉलेज, जो लॉ की मैं बात करूं, वो लॉ आपको पता हो। ऐसा नहीं है कि मैं पहली क्लास आपके सामने ओपन करूंगा और आप बोलेंगे सर बिस्मिल्लाह रिटर्न फाइल करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है। तो चीज़ें माइंड में थोड़ी सी क्लियर कर लीजिएगा। हम लोगों ने जो टैक्स फाइल करना है वो किस बेसिस पे करना है? कानून के मुताबिक करना है। तो कानून के मुताबिक जब करना है तो कानून का पता होना जरूरी है। तो इसका मतलब पहले कानून पढ़ेंगे फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। तो ये चीज़ क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपने जहन में ये चीज़ रख के लाएं कि जी द कोर्स इज़ 100% जो प्रैक्टिकल है, और वहाँ पर हम लॉ की या बुक की कोई बात ही नहीं करेंगे, सीधा आईरिस पे जाएंगे और काम करना शुरू। क्योंकि जब मैं आईरिस पे लॉगिन करूंगा या किसी कोई फॉर्म ओपन करूंगा तो वहां पर वही बातें, वही टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी जो लॉ में लिखी हुई है। आप उस वक्त मुझसे सवाल करेंगे सर ये क्या होता है, तो रादर देन कि उस वक्त मैं आपके साथ एक डिबेट में जाऊं, मैं आपको पहले ही वो चीज़ समझा दूंगा, उसके बाद हम उसकी फाइलिंग की तरफ आगे। ठीक है जी? तो ये चीज़ अपने माइंड में कोई बंदा लेकर ना है कि जी हमसे आईसीटी ने या इंस्टीट्यूट ने मिस कमिटमेंट की है। मैं आपको एज अ ट्रेनर यहाँ पे खड़े होकर बता रहा हूँ कि पहले लॉ होगा फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। क्लियर है जी बात? और बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो पूरा कोर्स करने के बाद भी, देखिए हर किसी का एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, या मे बी वो अगर किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आ रहा है, मे बी ना उसने कभी टैक्स के बारे में पढ़ा ही ना हो या सीखा ही ना हो। अब लास्ट ग्रुप में क्या हुआ कि एक खातून थी, वो भी वो ऑन गोइंग है, लास्ट उसका मंथ है बैच का। तो हुआ क्या कि वो पूरा टैक्स बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हैं और हम मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ उसको रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं। तो उनके वालिद साहब ने क्या किया कि अपने फैमिली के, अपने भाइयों की रिटर्न उठा के अपनी बेटी को दे दी। अब जब उनके सामने वो वर्किंग आई तो वो ब्लैंक हो गई बिल्कुल कि करना क्या है। तो उसमें उनके वालिद साहब ने उनको डांट दिया कि ये तुमने क्या किया, 4 महीने से तुम जा रही हो कोर्स करने के लिए और ये क्या हो रहा है। तो उनको मैंने यही समझाया, देखें जब आप
आपने नॉलेज तो ले ली, आपने ये भी देख लिया कि जी रिटर्न कैसे फाइल होना है, लेकिन ज़ाहिर बात है उसको अपने टिप्स पर लाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कब आएगी? जब आप किसी की सुपरविज़न में कोई काम करेंगे, या अगर आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है किसी डिपार्टमेंट में काम करने का, या चीज़ें आपको पता हैं थोड़ा बहुत, तो आप फिर उसको ग्रैब कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मत समझिएगा कि 4 महीने बाद मैं यहाँ से निकलूँगा और सीधा मैं जाऊँगा किसी बड़ी कंपनी में, बोलूँगा जी मैं आ गया, अपना रिटर्न दें, मैं अभी फाइल कर देता हूँ। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है चीज़ों को। हाँ, इतना आप ज़रूर कैपेबल हो जाएँगे कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी सही हुई, कि आप अपना रिटर्न ज़रूर फाइल कर लेंगे। इतने पैसे थोड़े-से हलाल कर लीजिएगा कि इतनी आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिएगा कि आप अपना रिटर्न फाइल कर सकें। अगर आप अपना भी ना कर सकें तो सर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठीक है जी? और उसपे भी मैं पूरी सपोर्ट आपकी करूँगा। आप अपना रिटर्न बनाएँ, ड्राफ्ट लेकर मेरे पास आएँ, रिव्यू करवा दें, देन मैं जब उसको गो अहेड दूँ तो फिर आप फाइल कर दीजिए। ठीक है? और अभी तो ख़ैर 30th सितंबर है। अगर आप नेक्स्ट ईयर जब मई जून में देखेंगे या अप्रैल में देखेंगे, बहुत सारी फर्म्स इंटर्नशिप के लिए बुला रही होती हैं कि जी आप आ जाएँ। उसमें पेड भी होती हैं, अनपेड भी होती हैं, तो वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप वहाँ जाके अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, वो आप कंप्लीट कर लें। तो हम भी करते हैं। अभी भी जो बाहर स्टाफ बैठा हुआ है, इनमें बहुत सारे जो 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ही थे, और इस दफ़ा मैं रिटर्न उन्हीं से फाइल करवा रहा हूँ। ठीक है जी? तो अगर आप सही तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे, और अपना लिंक्डइन ज़रूर बनाइएगा प्लीज़। लिंक्डइन पे जितने भी आपके जो टैक्स प्रोफेशनल्स लोग हैं, फर्म्स हैं, उनको ऐड करें। 1000, 2000, 3000 फॉलोअर्स आप उनके अपने कनेक्शंस बढ़ाएँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको कहीं न कहीं से जॉब अपॉर्च्युनिटी या इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिलेगी। डेफ़िनिटली मिलेगी। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? हेलो जी, एक और क्वेश्चन है। सर अगर बेसिकली मैं मैं आपको अपना स्टडी जो है मटेरियल वो में तो स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बेयर लॉ भी बता दूंगा कि आपने कहाँ से जाकर डाउनलोड करना है, कहाँ से देखना है। नंबर 3, मैं गाइड ज़रूर आप लोग को बताऊंगा कि आपने गाइड कौन सी लेनी है। खालिद पेटी वाला की सीए की टैक्स की बुक है, 2 बुक्स आती हैं, एक बेसिक की है, एक एडवांस की है। दोनों ले लें, पहले बेसिक वाली को थोड़ा सा देख लें, देन उस पर आप चलें। उसमें होगा क्या, बेसिकली वो स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन एज अ कंसल्टेंट मैं आज भी उन बुक्स को रेफ़र करता हूँ, ज़रूरत पड़ती है करने के लिए। ठीक है? तो वो आपको बिल्कुल जो है हेल्पफुल रहेंगी, तो आप ज़रूर उनको परचेज़ करें। और अराउंड मेरे ख्याल में 2-2,500 की बुक है, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं, तो आपके पास रहेगी। हर साल एक एडिशन आता है। ज़ाहिर बात है जब बजट आता है कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो वो बुक्स के अंदर चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। तो गाइड तो आपने सर ज़रूर रखनी है। सर अब बेसिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, होता क्या है कि फॉर एग्जांपल सैलरी के केस में सैलरी का केस पूरा होगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो अगर बेसिक की बात कर रहा हूँ उसके अंदर बिज़नेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे। जो एडवांस की बुक की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर के कंप्लीट जो बिज़नेस के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स हमारे जो टॉपिक्स हैं वो सब भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो दोनों बुक्स इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब पहली बुक थोड़ी-सी पढ़ लेंगे, उसको देख लेंगे, चीज़ें इस तरह सेटल हो रही हैं, फिर आप दूसरी बुक का रेफ़र कर लें कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो बेसिक से एडवांस दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है इंसानी दिमाग है, चीज़ें एकदम तो ज़हन में नहीं रहती हैं, तो वो आपको जो है रेफ़र ज़रूर करनी पड़ेगी, उसको आप अपने पास रखिएगा। ठीक है जी? अच्छा, ये कह रहे हैं जी, विल जीएसटी इनवॉइस जनरेशन बी टॉट? जी बिल्कुल। जीएसटी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें इनवॉइस जनरेशन, एनेक्सर सी, एनेक्सर ए, एनेक्सर डी, एनेक्सर आई, एनेक्सर एफ, एनेक्सर एच, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी। अच्छा, बुक सबने ये लीजिए, बुक का नाम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एचपी साहब कह रहे हैं जी, ड्यूज एंड रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, इस आज ओरिएंटेशन की भी मिल जाएगी, और शुरू के 3 सेशंस की भी आपको मिल जाएंगी। फिर जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होंगे उनको एक पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा, उस पोर्टल पे जो है वो सारे अपने लेक्चर्स जो हैं वो सुन सकते हैं। क्लियर है जी बात? और की क्वेश्चन? सेशन के बाद सॉरी? जो प्लानिंग उन्होंने रखी है। हाँ, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है सबको? कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो? अच्छा, आप मुझे बताएं यहाँ पे पेड स्टूडेंट्स कितने हैं? मेजॉरिटी है। ओके। जी जी। अच्छा, अब जो टाइमिंग्स बेसिकली जो कम्युनिकेट किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं।
लेकिन मेरे कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन अगर अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई तो ऑब्वियसली हमें यही करना पड़ेगा जो कमिट आपसे की है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ बेसिकली, जो मैंने अभी भी एग्जिस्टिंग बैचेस में किया है, कि मैं वंस अ वीक एक 3 घंटे की क्लास कर रहा हूँ, रादर देन कि आप 2 दिन 1.5 घंटे के लिए आएँ। आप एक ही दिन टाइम निकाल के फॉर 3 आवर्स आएँ, ठीक है। और हम उसी 3 आवर्स में जो चीज़ें हमने देखनी है उसमें ऑब्वियसली 15-20 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, वो सारी चीज़ें हम उसी क्लास में देख लेंगे, ताकि वंस अ वीक एक सेशन हमारा हो जाए। अब ये बात किन किन लोगों के लिए फिजिबल है? बहुत कम लोग हैं। ठीक है जी। अब अच्छा मैडम, वो 3 घंटे वो जो जो स्टूडेंट लाइफ में थे ना हम लोग, वो ऐसे वाले 3 घंटे नहीं है कि मैं बोलता रहूँगा और आप बैठ के बस ऐसे करके सोते रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इस वक्त यहाँ पर यही है कि जी डेली बेसिस पे हम आए। पीछे जिन्होंने हैंड रेस किए हैं कि वो, अब वो तो आप लोग बताएंगे ना, मेरी अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, मैं तो सैटरडे को भी अवेलेबल हूँ, मैं संडे को भी अवेलेबल हूँ। अगर आप बोल दें कि जी सैटरडे संडे ही करनी है तो आई डोंट हैव एनी इशू। अदर देन संडे मुझे नहीं लगता, सारी बातें देखें, जितने भी लोग यहाँ पर आए ना वो एक अपना शेड्यूल सेट करके ही आते हैं, ठीक है जी। हाँ, लेकिन मैं टाइम तो आगे पीछे कर सकता हूँ, लेकिन मैं डेज बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि मेजोरिटी फिर यहाँ से नाराज़ होकर उठ जाएगी। ये प्रॉब्लम है। सब ने अपने शेड्यूल सेटल किए हुए होते हैं कि वीकेंड्स उन्होंने किसी वजह से ही सिलेक्ट किया होगा। हालांकि वीकडेज में भी सीटीए के प्रोग्राम्स हैं, 1 महीने बाद वो भी स्टार्ट होगा। तो इनिशियली 4:30, ओके 4:30, 4:30 देखिए मैडम, सैटरडे को तो हो सकता है, 4:30 सैटरडे हो सकता है। देखिए मुझे सैटरडे का कोई इशू नहीं है, मेरे जितने भी एग्जिस्टिंग बैचेस थे, मैंने जो मेरे वीकेंड्स के थे मैंने उनको संडे पे शिफ्ट किया हुआ है। सैटरडे मेरे पास पूरा स्लॉट फ्री है। सैटरडे को अगर आप 4:30 बोलते हैं, 5 बोलते हैं, 5:30 बोलते हैं, 3 बजे बोलते हैं, 3 घंटे की क्लास का बोलें, 1.5 घंटे की क्लास का बोलें, आई डोंट हैव एनी इशू, इट्स अप टू यू। सॉरी, सैटरडे सर सबके ऑफिस में, मैं खुद ऑफिस में बैठा होता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शाम को कर लें, संडे एंजॉय कर लें। अच्छा, सॉरी, 6 to 9, सर मैं वीकडेज में 7 to 10 चला रहा हूँ, यहाँ 10 बजे भी लोग बैठे होते हैं, ठीक है जी। तो मसला नहीं है। अब क्या मुझे आप लोग की शक्लों से कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या डिसीजन लूँ? मुझे बताएं, सैटरडे संडे आपको सर समझ आ रहा है? सैटरडे सर समझ आ रहा है फॉर 3 आवर्स सर? आप भाई के साथ ही हैं मैडम? क्या बैंक कितने बजे क्लोज होता है मैडम संडे को और सैटरडे को? कभी 2-3 ब्रांचें मेरे पास होती हम्म, कभी अगर मेरे पास केस अगर मुझे पर मैक्सिमम कोई तो टाइम होगा ना आपका सैटरडे को निकलने का? कभी कभी 6 बजे भी होता है अच्छा। का टाइम 6 बजे visits मैडम सर वो तो देखें, वीकेंड्स पे तो थोड़ा बहुत है। लेकिन हाँ, 7 बजे की टाइमिंग सोच के मैं 7 बजे की टाइमिंग सोच के। मैं जो टाइम बना रहे हैं सैटरडे संडे सर आपके लिए Saturday 4:30 to 7:30, एंड व्हाट अबाउट संडे? संडे फाइन, सही है। टाइमिंग्स अगर 4:30 ही रहे, टाइमिंग्स तो अगर आपने संडे बोल दिया ना, तो मैं तो आपको सुबह सुबह जगाऊंगा फिर 30 सितंबर के बाद। संडे तो वो मैं बात करता हूँ, आप लोग का सैटरडे संडे सही है, 3 आवर्स क्लास हो जाए, नो इशू। सैटरडे को 4:30 आगे ऑनवर्ड जो भी है, और संडे को फिर अगर आप कह रहे हैं कि 3 आवर्स, तो वो इंशाल्लाह देख लेंगे। मैडम आपके लिए कहाँ पे किस दिन? मैं अभी अभी कर लेते हैं सर, बेफिक्र है आप मैडम। नॉट पॉसिबल। एंड संडे? संडे पॉसिबल। Saturday Sunday free है सैटरडे संडे फ्री, कभी भी बुला लें आपको। Saturday Sunday after 7 सैटरडे संडे आफ्टर 7, 7 बजे के बाद। अच्छा, मतलब आपको संडे को 7 बजे के बाद घर नहीं जाना? अच्छा, हमें तो घर वाले बाहर निकाल देंगे यार। सर आप फ्री हैं सर? चलें जी सर, Saturday Sunday 7 जो कमिट किया हुआ है सर। तो दोनों days तो कोई भी चल जाए Saturday Sunday
चाहे 3 घंटे की भी क्लास हो चाहे सर आपकी, कभी भी। सर एट द बैक। सैटरडे संडे 1.5 आवर की क्लास। सर आप भी यही कह रहे हैं, सैटरडे संडे। मतलब आप दोनों, मतलब दोनों ऑप्शंस पे राजी हैं ना आप सर? सर आगे दोनों ऑप्शंस। सर आप सैटरडे। नहीं नहीं सर, मैं इनसे पूछ रहा हूँ सर, ये आपके साथ जो है जी। सैटरडे और 4:30 ओके, संडे पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। और पीछे सी जो दोनों पे राजी हैं, बोथ ऑप्शंस पे आप लोग नहीं है, सैटरडे संडे होना चाहिए। दोनों दिन होनी चाहिए क्लास। ठीक है, समझ लो। अच्छा देखिए आप, मसला ये है कि अच्छा मैं ऑनलाइन के भी पार्टिसिपेंट्स के देख लेता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा प्लीज। 12:30 किसने बोला भाई? 12:30 बजे किसने बोल दी क्लास? Nasir Afghanji, I'm okay with it. If you ठीक है, 2 sessions would be good, no problem. 2 sessions better, 2 classes is good. Saturday, Sunday, no problem. डेढ़ बजे के बाद हमारा अपना टाइम होता है, तो फिर अपने हिसाब से हम लेते हैं टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स। अच्छा सर, संडे के दिन हम 3 आवर्स की क्लास तो ले सकते हैं, लेकिन सैटरडे के दिन 3 आवर्स का थोड़ा सा इशू होगा। हम्म, साढ़े 12 का बोला है मुझे भी संडे को क्लास का टाइम। ये कौन गद्दारी कर रहा है हमारे साथ? हैज कम्युनिकेटेड अर्लियर सैटरडे एंड संडे इवनिंग टाइम। अच्छा चलें, अभी एक काम भी करते हैं, जो टाइम आपसे कमिट किए गए ना उसी पे रख दें, ठीक है? जी मैडम, 7 बजे के जो टाइम है, ठीक है। और ये 7 बजे जो बेसिकली 2 मिनट, 7 बजे मैंने इसलिए किया था क्योंकि मगरिब की नमाज आजकल 6:45 6:40 पे हो रही है, तो नमाज पढ़ने के बाद जो है हमें तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे मिल जाते हैं शाम में, ताकि हम अपनी क्लास उसको कवर कर लें। अगर नमाज मैडम 6:30 पर आ जाएगी कुछ टाइम में, अभी 15-20 दिन महीने की बात है, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम 6:45 पे क्लास कर लेंगे। और पीछे जाएगी तो फिर मैं 6:30 पे ले आऊँगा। तो नमाज की वजह से जो है ना टाइमिंग्स थोड़ा सा मैं आगे पीछे करता रहता हूँ, ठीक है? 10-15 मिनट का गैप होता है और कुछ भी नहीं। 6:30 से पीछे नहीं जाएगी क्लास, ठीक है? अब वो 6:30 ऑनवर्ड्स नमाज पढ़ के फ्री होके 6:45 हो जाए, 6:40 हो जाए। वैसे तो अभी जो मैं आपको कमिट कर रहा हूँ वो 7 बजे है, ठीक है? आप जब आप नेक्स्ट आएंगे सैटरडे को तो 7 बजे आपकी क्लास होगी। अब आप संडे कब आप मुझे खुद बता दें, क्योंकि संडे का जो मेरा स्लॉट है वो भी 30 सितंबर के लिए जो अवेलेबल है ना तक, तो अवेलेबल ही नहीं है, फिर वो भी शाम 7 बजे गई है, ठीक है? अच्छा आप लोग को क्लासेस कितने दिन की कब से कमिट की गई हैं? आज से क्लास स्टार्ट की है? हाँ हाँ, ओके। अच्छा 6 सितंबर से कहा हुआ है? अच्छा ओके। और इसके अलावा अल्लाह भला करे, आपका आज है जी सैटरडे, और आज आप लोग प्रिपेयर हो गए हैं कि जी आज आपने क्लास लेनी है। अच्छा नॉर्मली होता क्या है कि जी ओरिएंटेशन जिस दिन होती है, ओनली ओरिएंटेशन, नो क्लास। उसके नेक्स्ट वीक से जो हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। कल मैं सुबह 11 बजे से ट्रेनिंग देना शुरू होऊंगा, शाम 6 बजे फ्री होऊंगा। 7 बजे अगर आप आना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, बल्कि नहीं, कल पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ ये मसला है 30 सितंबर तक का, एक बैच हमारा वाइंड अप हो रहा है, तो संडे मैं सिर्फ 3 घंटे के लिए बिजी हूँगा। उसके बाद आप सुबह आना चाहें, शाम में आना चाहें, इट्स अप टू यू। मेरे पास सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक का स्लॉट फ्री हो जाएगा आफ्टर 30 सितंबर संडे को। मैडम सैटरडे को मैं मसला नहीं कर रहा हूँ, एक टाइम मैं इसीलिए देखिए सैटरडे मैं आपको देखें 4 महीने का कोर्स है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, हर बैच में होता है।
अगर तो सैटरडे संडे करूंगा, सैटरडे इज फाइन, 7 PM ठीक है जी सबके लिए। लेकिन जाहिर बात है संडे को मुझे पता है मोस्टली जो है ना आवाम गायब होगी, फैमिली टाइम है, लोग ऑफ पर होते हैं। 7 बजे शाम को आना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है यहाँ पर मेजोरिटी नहीं होगी। तो मेरे पास 30 सितंबर तक क्या है जी, एक बैच मेरा क्लोज हो रहा है जिसको मैं सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक की ट्रेनिंग देता हूँ। अब आपकी मर्जी, आप अगर आपने सैटरडे संडे कर रहे हैं, आप सुबह 12 बजे से 1:30 बजे आ जाएं, आप 12:30 से 2 आ जाएं, आप सर 11 से मेरी 12:30 आ जाएं, आप यूनिवर्सिटी सुबह होती है 11 से 1 संडे बजे को। छुट्टी। संडे को कितने बजे यूनिवर्सिटी है आपकी? सर मेरी सुबह 9 से शाम 4 तक होती है। 9 से शाम 4। अभी 2 बजे हो नहीं सकता, एक और बैच उस बीच में। बहरहाल अभी ये करते हैं 7 PM से क्लास होगी सैटरडे को। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं संडे का आपको क्लियर कर दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। आज है 13 तारीख, और 13 तारीख के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा होगा जी 20। ठीक है, सर आप खुद सर्च करके एक 20। क्लास टाइम बता दीजिए प्लीज। सॉरी, आप एक टाइम खुद से डिसाइड करके बता दें, सब जी जी सबसे जी पूछ। नहीं, एक्चुअली मैडम मसला ये है कि मेजोरिटी का, देखिए मसला ये है कि एक तो इंस्टीट्यूट ने कमिटमेंट की होती है। अगर सर एक मुझे काम एक करें, प्रायर ग्रुप की में किसी पोल के कर साथ लें। कमिटमेंट हो गई है, फिर उसमें बताइए। अगर किसी के साथ प्रायर कमिटमेंट की है, अब वो चाहे एक बंदा भी हो ना, तो वो उसका एक बंदा जो है ना वो भारी होता है कि मेरे साथ ये कमिटमेंट हुई है, बाकी सारे अलग क्यों ना हो। तो मैं सबको देख के चलना पड़ता है। बहरहाल सैटरडे का मैं आपको टाइमिंग कंफर्म करूँ, 7 बजे क्लास होगी सैटरडे को, जो हमारा टाइम है। उसके बाद संडे को हम देख लेंगे हमने नेक्स्ट वीक क्या सिनेरियो उसका करना है। ठीक है जी सर कल का मुझे सर, 1.5 कम घंटे कर की दें क्लास प्लीज। होगी, इसके अंदर कोई फिलहाल चेंजिंग नहीं है। 7 to 8:30 संडे को बिल्कुल होगी सर। जब 1.5 घंटे की क्लास एक दिन हो रही है तो नेक्स्ट डे 1.5 घंटे की भी होगी। ठीक है, तो 1-2 क्लासेस आपको 1-2 वीक्स तक, तो फिर संडे को भी शाम को ही आना पड़ेगा, वो मैं टाइम आपको बता दूंगा। ठीक है, कल सॉरी क्लास है, कल है क्लास। मैडम, वो मैं भी ग्रुप में इन्फॉर्म करवा दूंगा। ठीक, सर अगर तो मोस्ट टाइमिंग का इशू है तो आप ग्रुप में पोल भी करा सकते हैं, थोड़ा सा आपको भी आसानी हो जाएगी, पब्लिक को भी आसानी हो सर जाएगी थोड़ा माजरत सा। के साथ लोग यहाँ पे, मैं पहले भी कर चुका हूँ, लोग यहाँ पे मुझे कुछ और कहते हैं, पोल में जाके रिजल्ट ही डिफरेंट आता है, वो पाकिस्तानी चलो इलेक्शन फिर बन जाते रहने हैं। दें, हाँ बस समझ गया, ठीक है रहने हाँ, दें फिर, ओके। अच्छा मसला सर ऐसा, एक चीज़ तो आपसे अभी तो पूछनी मैं, थी कि जस्ट अ सेकेंड सर, जस्ट अ सेकेंड, ओके। जस्ट अ सेकेंड, कि जो है 7 PM फॉर सैटरडे। नेक्स्ट वीक में आपको संडे खुद बता दूंगा किस टाइम पर। क्लियर जी बात, यहाँ तो कोई क्वेश्चन? कल की कोई क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह, जो हम अपना बैच स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट सैटरडे से करेंगे। क्लियर होगी जी बात, कोई नाराजगी होगी भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तो वापस उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ से हम चले गए। ठीक है जी, ठीक है, आपको ग्रुप में जो है ना वो आ जाएगा, लिंक आ जाएगा शुरू की 3 क्लासेस का। सॉरी, वही रिकॉर्ड भी तो हो रहा होगा ना, उसी जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, सारी रिकॉर्ड हो रही है। यही ओरिएंटेशन अभी ग्रुप में भी चली जाएगी। इसी तरीके से जब मैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर आपको दूंगा, तो वो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होगा यहाँ पे रियल टाइम में। जैसे ही क्लास खत्म होगी वो लेक्चर आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ये होगा फॉर जस्ट 3 सेशंस। उसके बाद आपके जो लेक्चर्स हैं वो हमारे एक डेडिकेटेड पोर्टल है, उसके ऊपर जो अपलोड किए जाएंगे, उसका एक ID पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाके इस पर जो है सुन सकती है। क्या चीज़? पोर्टल जब तक आप क्लास ले रहे हैं तब तक, और उसके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने तक उसके बाद अगर आपने इसको एक्सेस चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। इंशाल्लाह सर, ये इंशाल्लाह आफ्टर 3-4 क्लासेस, इंशाल्लाह आफ्टर 3-4 क्लासेस, क्योंकि शुरू की जो 3-4 क्लासेस हैं वो तो ऑलरेडी आपको एक्सेस ऐसे ही मिल जाएगा, लिंक होगा यूट्यूब का, वो फ्री ऑफ, उसमें फ्री है, आपको कुछ भी नहीं करना आपने। जब हम पोर्टल पे शिफ्ट होंगे तो वो सेल्स कोऑर्डिनेटर क्या करेंगी, वो एक आपको ID पासवर्ड दे देंगे आपका डेडिकेटेड। सर मेरा एक अभी तो सवाल मैंने है। कोई क्लास दी नहीं, तो आप कैसे देखेंगे? नहीं, उसका सर एक्सेस तो नहीं मिलेगा ना आपको, आपके अपने ही बैच का एक्सेस मिलेगा। क्लियर होगी जी बात? सर ये चाह रहे हैं कि इनको कोई और बैच का दे दें, ताकि जब तक ये टाइम निकले तो मैं जो हूँ पुरानी चीज़ें ज़रा देख लूँ कि जी, जब तक शहीद साहब पढ़ाएंगे मैं ज़रा पहले देख लूँ क्या करना है। तो सर हाँ, इसके लिए आई वुड सजेस्ट, हमें अपने रिटर्न सबमिट करने, कुछ सवाल है वो क्लासेस इसके लिए सर, 20 तारीख को लेंगे।
हाँ सर, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर मैं अभी अगर नेक्स्ट वीक से भी अगर क्लास स्टार्ट करूँ ना। अच्छा, अब आप लोग मुझे बता दें, अभी 30 सितंबर को किन किन लोगों ने रिटर्न फाइल करना है? जी सर, करना है मैंने भी। क्योंकि मेरा नॉर्मली जो प्रोसीजर है क्या है, मैं स्टार्ट करता हूँ कॉर्पोरेट से। सर मुझे अपना करना है। कॉर्पोरेट में बिजनेस कैसे रजिस्टर करना है, कैसे नहीं करना, उसमें अगर अब मसला ये है कि अगर आप लोग सबने रिटर्न फाइल करना है, तो इसके लिए फिर मुझे सबसे पहले इनकम टैक्स ओपन करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास से ये काम करते हैं कि हम इनकम टैक्स को ओपन कर दें, और हम सेकंड स्टेप में जब इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तब हम कॉर्पोरेट भी चले जाएंगे। ठीक है जी, ताकि आप अगर डेट एक्सटेंड भी होती है तो अक्टूबर तक आप इतनी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आप अपना रिटर्न खुद ही फाइल कर लेंगे। वैसे आई वुड सजेस्ट कि जिन जिन लोगों ने नहीं किया और वो खुद करना चाह रहे हैं, 30 सितंबर को एक्सटेंशन फाइल कर दीजिएगा, ना कीजिएगा। ठीक है। तो आप, अगर हमने पूरा कवर कर लिया तो यू आर गुड टू गो, अगर नहीं कर सके तो फिर एक्सटेंशन फाइल कर देंगे, उसके बाद आप अक्टूबर में फाइल कर दीजिएगा। सर आपके लिए खास पेपर होगा, बाकी सबको मैं दे दूंगा सर्टिफिकेट्स। ठीक है जी। और की क्वेश्चन? अवीन महमूद साहब। सर आवाज आ रही है? जी जी मैडम, बिल्कुल आ रही है। सर मेरा ये सवाल था, अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे थे तो उसमें मुझे एडमिट ग्रुप बना था। मैडम मुझे आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं है, सर अगर आप माइक सर अपनी थोड़ा असल करीब में कर लें। सर नहीं असल में मैडम, या मैं तो अभी रास्ते आप एक काम करें, आप चैट में लिख के भेज दें मुझे प्लीज़ अपना ये जो भी आपके क्वेश्चन है प्लीज़। ठीक है जी। और की क्वेश्चन किसी का? जी सर। अच्छा सर, ये बताएं कि एनजीओ के हवाले से थोड़ी सी आप हाउनो देंगे, अगर एनजीओ बंदा रजिस्टर सर करना आप चाहे और एक उसके काम पास करें, सिलसिला हो। आप सारी की सारी एडवाइजेज अभी मुझसे ले लें, नहीं, इस थोड़ा थोड़ा सा वो फ्री ऑफ देंगे कॉस्ट, एडवाइस। फ्री सर मैं कंसल्टेंसी। पे सर आपका नाम सर, मुबशिर साहब? जी सर मैं पे कर चुका हूँ, फ्री फ्री नहीं कह रहा, पे कर चुका सर हूँ। पे जिसको किया आपने उससे तो एडवाइस ली नहीं। खैर मजाक कर सर रहा हूँ, अब उनसे आपका क्या सवाल एडवाइस? करें, क्या नहीं नहीं क्या क्वेश्चन नहीं है? नहीं, टेक इट इजी सर। मैं भी अच्छा, मैं ये पूछना चाह एनजीओ रहा था कि एनजीओ के हवाले से भी कुछ आप हाउनो देंगे क्या? कैसी, कैसा हाल है सर वाला आप कैस NGO में पूछना चाह रहे हैं? हाँ, हाल अहवाल ये पूछना चाह रहा हूँ एनजीओ का, कि भाई कैसे रजिस्टर्ड होगी, या एनजीओ को हम कैसे लेके चल सकते हैं, और रजिस्टर रजिस्टर कैसे हो सकती है, इंफॉर्मेशन। सर और मैं कोर्स आपको में अभी तो मेरे बता ख्याल देता एनजीओ हूँ, को अभी नहीं है। अभी बता देता हूँ, 2 मिनट में आपको इसका सिंपल सा आंसर दे देता हूँ। जी एनजीओ जी। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो हम इसमें आपको नहीं सिखाएंगे। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ से होम डिपार्टमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन का जो एक चालान है वो बेसिकली 15,000 रुपये का है, लेकिन एक्चुअल में एनजीओ के सारे काम शाम करने के बाद आपको वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन की पड़ जाती है। वो बात आप समझ रहे हैं कि जो मैं आपको डिफरेंशियल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, वो जगह जगह पर स्टेप बाय स्टेप आपको यूटिलाइज करनी होती है। मैं सॉरी भी समझ समझ गया आ हूँ। रही है जी बात? तो सर वो एक लेंदी प्रोसेस है, पहले आप रजिस्ट्रार से एनजीओ बनवाएंगे, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी में जाके उसको जमा करवाएंगे, वहाँ का सर्टिफिकेट लेंगे पीसीपी का, फिर आप एफबीआर आके उसकी एग्जाम्पशन लेंगे, तो 3 जगहों से आपने गुजरना है। तो वो जो मैंने आपको अभी पैसे बताए ना, ऑलमोस्ट इतने आपके पास होने चाहिए, देन फिर आप किसी की एनजीओ कीजिएगा। और सर 1% कर सकता है, अपनी टीम शो करनी पड़ती है पूरी? सर कम से कम 7 बंदे होने चाहिए, कम से कम 7 बंदा। लोकल एनजीओ। ठीक है जी। तो मार्केट में जो सर 3-4 लाख चल रहा है तो वो सही है या नहीं? मार्केट में क्या? 3 to 4 लाख चल रहा है रजिस्ट्रेशन एनजीओ। मैडम वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगी आपको, लेकिन जब आपको एफबीआर से एग्जाम्पशन लेनी होगी तो आपको पीसीपी जाना पड़ेगा, वहां पर इतने पैसे और ऐड कर लें। टोटल सर ठीक अमाउंट है। कितना आप फिर उसके बाद आप कमिश्नर के पास जाएंगी, इसमें उसका 50% ऐड कर लें। समझ रही जी? समझ जी। गया सर, फुल ये प्रोसेस है। और कितना टाइम लगता है टोटल? यार अब तो मैं आपसे जो है ना सर्विस चार्जेस चार्ज करूंगा। सर दे देंगे सर, सर्विस चार्जेस अलग से, आपसे अलग से यार मिलके सर। ऑलमोस्ट 4 to 6 months मैक्स। 4 to 6 मंथ। सही। इट डिपेंड्स कि आपका फॉलोअप कितना स्ट्रांग है। फॉलोअप से सही। मैं आप मेरी मुराद समझ रहे होंगे। ठीक मैं है जी। समझ गया हूँ, समझ गया। अगर आपका फॉलोअप स्ट्रांग है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी। चले सर, आपकी खिदमत लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो।
नहीं सर, मुझे लग रहा है मुझे आपकी कोई खिदमत लेनी पड़ेगी। जरूर जरूर सर, हम हाजिर हैं। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? जी जी और इसकी क्या कुछ की डिफरेंस है? सर, कंपनी सेक्रेटरी जो है ना, बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक कंपनी लॉ का एक कानून है, कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस कंपनी को क्या क्या कंप्लाइंसेस करनी है, क्या कानून है। जिस तरीके से इनकम टैक्स का एक कानून है, इसी तरीके से कंपनीज का एक कानून है। जो लोग कॉर्पोरेट साइड पे प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग क्या हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हो रही है तो मिनट्स कैसे बनाना है, नोटिस कैसे देने हैं, कितने दिन का डिफरेंस होना चाहिए, शेयर ट्रांसफर करने हैं तो शेयर कैसे ट्रांसफर होंगे, लोकेशन चेंज करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे, और कैपिटल इनहांस करना है, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने हैं, तो ये सारा काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का। और कंपनी सेक्रेटरी उसके लिए क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो जो बड़ी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, वहाँ पे तो जो आपके कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम नहीं होते, ठीक है। जो छोटी मोटी कंपनीज हैं, पीवीटी हैं, उनमें तो ऐसा मसला नहीं, वो तो सारी चीज़ें कंसल्टेंट खुद ही हैंडल कर ली, सर एक ठीक है। सवाल मेरा, लिटिगेशन बहुत कम होती है, ज़्यादा इतनी नहीं होती कॉर्पोरेट साइड पे, लिस्टेड के केस के अंदर होती है, लेकिन कम होती है, ज़्यादा नहीं इतनी। जी मैडम, क्या क्वेश्चन है आपका, मिस मलाइका? क्वेश्चन ये है कि आपका ये जो सेक्रेटरियल कोर्सेज हैं आपके, ये करने के बाद हम्म, क्या कंपनी सेक्रेटरी की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं मैडम। लेकिन सर मैंने तो जहाँ तक सुना है वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन फाइनेंशियल बैकग्राउंड में मांगते हैं, एसीसीए या सीए समथिंग लाइक दैट, मैंने अभी आपको बताया ना डायरेक्टर कि और अगर आप सेक्रेटरी लिस्टेड, का। अगर आप मैंने अभी आपको ये किया कि अगर आप लिस्टेड कंपनी की बात कर रही हैं, लिस्टेड कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठना है, तो मैडम या तो आप लॉयर होंगी और आपका वो एक रेलेवेंट बैकग्राउंड होगा, या आप एसीसीए सीए आपने किया हुआ होगा। लिस्टेड वाले आपको अच्छा, ऐसे नहीं बताएंगे। और अगर लिस्टेड नहीं है तो फिर आपका ये कोर्स तो करके जा कोई और सकते हैं? कंपनी है, वो डिस्क्रिप्शन है कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर, अगर वो आपको, आप उनको समझ में आ जाती हैं तो फिर ऑब्वियसली वो कर देंगे, मसला नहीं। लेकिन लिस्टेड के लिए तो वो किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? वन लास्ट क्वेश्चन, क्लियर है जी? थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से जी आप सबको, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी आने के लिए। इंशाल्लाह कमिंग वीक सैटरडे को 7 बजे मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।